नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 मई 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि संडे को मैं एडिटोरियल डिस्कशन नहीं बनाता हूं, क्योंकि संडे को एडिटोरियल नहीं छपता है द हिंदू में। बट इस रिस्पेक्ट में इस वीक में कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैंने छोड़ दिए थे, जिसको मैंने बताया था कि मैं कंप्लीट करूँगा। तो ऐसे 3 एडिटोरियल्स मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए। एक है नेशनल हेल्थ सर्विस फॉर इंडिया, जहाँ पे अभी के जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या फेलियर है, पहले इनको पॉइंट आउट किया गया और फिर ये बताया गया कि एक नेशनल हेल्थ सर्विस अगर इंडिया में बनाई जाती है तो कैसे इस नेशनल हेल्थ सर्विस के दम पे कुछ ना कुछ इंडिया में अच्छा किया जा सकता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया गया, ब्रिटेन का। ब्रिटेन में जो नेशनल हेल्थ सर्विस बनी उसने किस प्रकार से ब्रिटेन की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि भाई ऐसा ही कुछ इंडिया में किया जा सकता है। आर्टिकल लिखा है अरविंद शिवरामाकृष्णन जी ने, फॉर्मर विजिटिंग प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, आईआईटी मद्रास के। अच्छा आर्टिकल है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है नॉट ऑल क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिफॉर्म्स। देखिए, रिफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में मतलब क्या होता है कि चीज़ों में चेंजेस करना। अब कोई एक चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, ये आप कब जानते हो, जब उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 1991 की एलपीजी रिफॉर्म्स का। 1991 में इंडिया में एक बहुत बड़ी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए इंडिया में। अब एक क्राइसिस इंडिया में 2021 में आई है, तो ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्राइसिस का मतलब ये है कि आप रिफॉर्म से उसको सॉल्व कर सकते हो। 1991 की जो क्राइसिस आई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की और 2021 की जो क्राइसिस आई थी, इसके बीच का फ़र्क बताया है। और ये बताया है कि 2021 की क्राइसिस आई है और उसके दम पे अगर सरकार बहुत रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म करती है तो वो सोच के करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 2021 की जो कोरोना की क्राइसिस है उसमें हमको बहुत तगड़े तरीके से रिफॉर्म्स करने पड़े, और उसके लिए लॉजिक बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं। इन लॉजिकों को समझने की कोशिश करेंगे और ये बहुत बहुत रेलिवेंट हो जाती है। आप देखिए, सरकार नए फार्म बिल्स लेके आ रही थी, चलिए फार्म बिल्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। सरकार ने नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट कर दिए। तो ये सब बहुत रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स हैं और इन रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोरोना के क्राइसिस के चलते जो इतना प्रॉब्लम हो गई है वो रिफॉर्म से सॉल्व किया जा सके। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आप रिफॉर्म्स कर रहे हो वो अलग अलग सेक्शंस को किस प्रकार से अफेक्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। एम सुरेश बाबू साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं आईआईटी मद्रास में। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं तो एक बार को इनकी बात को सुनते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडटेक नीड्स एंड एथिक्स पॉलिसी। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है विक्रम विंसेंट साहब ने, जो कि पीएचडी हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी से आईआईटी बॉम्बे से। इनका क्या बोलना है कि भाई आज की डेट में एजुकेशन में टेक्नोलॉजी घुसती चली जा रही है। इस रिस्पेक्ट में कोरोना के पैंडेमिक के बाद बहुत सारी पढ़ाई इंडिया में डिजिटली हो रही है, ये आप सबको ही पता है। उसके चलते बहुत बड़े बड़े एडटेक ऐप्स एकदम से उठ गए और इन एडटेक ऐप्स पे बहुत सी पढ़ाई कराई जा रही है, चाहे स्कूल के कोर्सेज हो, चाहे कॉलेज के कोर्सेज हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज हो, चाहे आइल्स जैसा का कोई कोर्स हो, आपको ऑनलाइन कैट की तैयारी करनी है, सब कुछ अब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इस रिस्पेक्ट में जब ये ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो जो बच्चे गैजेट्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं और ये जो ऐप्स है ना, वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का बहुत सारा डाटा अपने पास खींचती है। तो क्या ये डाटा शेयरिंग एथिकल है? इस रिस्पेक्ट में सरकार ने क्या कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाई है? क्या ये एडटेक की टेक्नोलॉजी को इंडिया में बढ़ाने से पहले हमें यूरोप जैसा कोई जीडीपीआर लेके आना चाहिए या जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लेके आना चाहिए? चाहे क्योंकि इन बच्चों का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं इनकी प्राइवेसी हो, क्या उस प्राइवेसी को हम हटा नहीं रहे हैं, भंग तो नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं? तो इस रिस्पेक्ट में आर्टिकल है। तो इन 3 आर्टिकल्स के ऊपर बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, अलग अलग टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट दिखेंगी। अच्छी लगे तो ज्वाइन करिए। सारी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। केवल मेंबर्स के लिए 16 से 20 वीडियोस हैं जो कि फ्री हैं, जो कि सिर्फ मेंबर्स ओनली हैं, बाकी सब वीडियोस चैनल पे फ्री हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से फ़ोटोज़ वीडियोस और आपके मैसेजेस के थ्रू आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जो लोग अपने डाउट्स भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, सबके तो नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट मुझे लगते हैं उनको मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू भी डिस्कस करता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना मैसेज भेज सकते हैं। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इस लेक्चर की पीडीएफ अपलोड करूँगा, अपने जो भी बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ अपलोड करूँगा।
साथ साथ लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो देखिए टाइटल क्या बोल रहा है, अ नेशनल हेल्थ सर्विस इन इंडिया। सब टाइटल है, इट इज़ टाइम टू रिवाइव अ प्लान दैट इज़ मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस। इस रिस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है, एक विलेजर की कहानी यहाँ पे बता रहे हैं ऑथर। विलेजर की कहानी ऑथर बता रहे हैं कि इनके स्टूडेंट ने इनको बताया कि एक विलेजर ने उस स्टूडेंट से बोला कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम मर जाते हैं। इनफैक्ट हमारे हेल्थ केयर की जो कहानी है वो बहुत बुरी है। अगर आपने नॉवेल्स पढ़े हों, खासकर प्रेमचंद के नॉवेल्स पढ़े हों, खैर प्रेमचंद तो बहुत पहले के लिखते थे, अगर आपने जो लेटर हिंदी लिटरेचर के स्कॉलर्स हों या फिर जो इंग्लिश में भी किताबें लिखती हैं उनकी कहानियाँ अगर आपने पढ़ी हों, तो आप देखोगे कि भाई सच में वो बीमारियां जिनके साथ लोग अर्बन इलाकों में अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं, उन बीमारियों से लोग गांव में अक्सर कर मर जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ऐसी और बहुत सी बीमारियां हैं जिनका सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से इंसान गाँव में मर जाता है। अब इस रिस्पेक्ट में जो कोविड-19 का इन्फेक्शन आया है, इसने हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम को और हिला के रख दिया है। ऑलरेडी हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम बेकार था और बेकार हो गया। बेकार कहने का मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 में कुछ हुआ ही नहीं है। भाई डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, मेडिकल स्टाफ ने बहुत मेहनत की है, बहुत मदद की है। ओवर फैटिग्ड है वो। वी ऑल आर, आप कह सकते हो, आंसरेबल टू देम, थैंकफुल टू देम, जिस प्रकार से उन्होंने सेल्फलेस सेवा की है। अभी इस रिस्पेक्ट में फिर भी आप देखोगे कि कोरोना की क्राइसिस बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप देखोगे कि जो लोग क्लिनिकल रिस्पांस में सीधे सीधे इन्वॉल्व है, भले ही वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ कोविड-19। अब इस रिस्पेक्ट में हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या हुआ कि किसी हेल्थ वर्कर को कोरोना हो गया तो ऑब्वियस ही बात है वो क्वारंटीन हो गया, अब वो तो काम नहीं कर सकता। तो इस रिस्पेक्ट में ऐसे बहुत से हेल्थ स्टाफ कम होते गए और कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर पे और एफर्ट बढ़ता गया। अब हालात ये हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी रेगुलरली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं इस कोरोना की क्राइसिस को टैकल करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि देश में एक इमरजेंसी से आ रखी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवेज चला रखी हैं जो कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन सप्लाईज को देश के एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जा रही है। मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि सप्लाई चेन्स मेंटेन की जा सके। कर्नाटका सरकार ने, मतलब राज्य की सरकारों ने भी अपने अपने लेवल पे बहुत कुछ किया है। जैसे कि कर्नाटका सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑर्डर किया है कि आपके यहाँ जो 75% बेड हैं वो एक पब्लिक स्कीम के अंदर एलोकेट किए जाएंगे और उस पब्लिक स्कीम के अंदर आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा मांग सकते हो। तो पहले होता था ना कि भाई कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बिल ही बना रहा है 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, भी हर इंसान इतना बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस केस में जो पुअर है उसको बेड मिल जाए तो 75% ऑफ द बेड हॉस्पिटल्स में उसको एलोकेट किए गए। मतलब कि एक पब्लिक स्कीम के अंदर, मतलब 75% कोविड बेड्स पब्लिक स्कीम के हिसाब से एलोकेट किए जाएंगे और पैसा भी सरकार के हिसाब का ही होगा। तो उस रिस्पेक्ट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे नाराज भी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल तो प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रहे हैं ना, उनको मतलब नहीं कि कितने मर रहे हैं कितने जी रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने भी स्यूमोटो प्लान बनाया और कहा कि एक नेशनल प्लान बनेगा ऑक्सीजन और वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, सब लोग कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं। लेकिन ये जो रिस्पांस आया है कोविड-19 की क्राइसिस का, इसमें कुछ टेंशन्स भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो राज्य की सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ये नियम कानून लगाए हैं कि मिनिमम इतने अमाउंट ऑफ बेड आप पुअर के लिए कम दामों पे रिजर्व करोगे, इस प्रकार की चीज़ों से जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो नाराज़ हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो नाराज़ हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नेशनल सप्लाई प्लान बनाया था, बेसिकली एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई जिसको मैंने न्यूज़ में भी कवर किया था। अभी जब नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाई तो उसके बाद सेंटर का क्लैरिफिकेशन आया था कि हमने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई है वो सही है, हमने जो ऑक्सीजन सिलेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई है वो सही है। सरकार की ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या बोलती है कि एक पर्टिकुलर राज्य में जितने हॉस्पिटल के बेड होंगे उस हिसाब से मेडिकल ऑक्सीजन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पॉलिसी बेकार है आपकी, एक नई टास्क फोर्स बना रहे हैं वो पॉलिसी बनाएगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने नई टास्क फोर्स बनाई तब कहीं ना कहीं सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी। इस रिस्पेक्ट में एक प्राइवेट हॉस्पिटल चेन ने तो सरकार के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट तक में पेटिशन फाइल कर दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो हार गए। तो इस रिस्पेक्ट में भले ही कोरोना की क्राइसिस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आया है वो रिस्पॉन्स काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, सुप्रीम कोर्ट अपने अपने एंड पे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वार्टर्स की तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है। कुछ क्वार्टर्स यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पैसा कमाना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो पैसा कमाना ही चाहते हैं। अब इस रिस्पेक्ट में हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा ध्यान इस बात पे जा रहा है कि जो हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम है ना वो भाई बिल्कुल टूटा हुआ है।
इट इज़ फ्रैगमेंटेड, इट इज़ करप्ट, इट इज़ अर्बन सेंटर्स, मतलब अर्बन इलाकों में फिर भी हॉस्पिटल्स हैं, रूरल इलाकों में बहुत कम है, एलीट फोकस्ड है, ज़्यादा पैसों वालों पे फोकस करता है, और अंडर फंडेड एग्लोमरेशन है क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और वेरिएबली फंक्शनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे लोग जाके पैसा ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं। जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जनरल पब्लिक जाके अपना इलाज करा सकती है कम पैसों में, ऐसे बहुत कम है। तो ओवरऑल सिस्टम अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है। और आप कह सकते हो इट इज़ नो मोर देन एन एक्सीडेंटल कलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टाफ्स एंड सर्विसेज। मतलब नो मोर देन एन एक्सीडेंटल, मतलब कि यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंटली जो भी हॉस्पिटल क्लिनिक बन गए, सबने अपनी अपनी केओस के हिसाब से, अपने अपने मतलब के हिसाब से हॉस्पिटल बनवाए, थोड़ी बहुत सरकार ने खड़े कर दिए और बस सिस्टम बस चल रहा है, जैसे तैसे करके चल रहा है। उस रिस्पेक्ट में हमारी केंद्र सरकार ने बजट में बोला है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के कि फाइनेंशियल स्पेंडिंग को डबल करेंगे। यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्पेंडिंग डबल हो भी जाती है तो भी उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो केवल 1% है, और अगर आप डबल कर भी देते हो तो वो मैक्सिमम 2% पहुंचेगा। हालांकि डबल हो नहीं रहा है टेक्निकली। आप क्या जानते हो कि इकोनॉमिक कैलकुलेशंस में बहुत हेर फेर किए जाते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं कि ये जो बजट में हेल्थ केयर फंडिंग बढ़ाई गई है वो उतनी प्रॉपर है नहीं। ऊपर से अगर आप रूरल एरिया में हमारे देश में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे तो 1:40,000, 40,000 लोगों पे ऊपर केवल एक डॉक्टर है। अब आपको ये पता है कि एक गांव में ही हार्डली 100-200 फैमिलीज होती होंगी, तो मतलब कुल मिला के हो सकता है 400-500 लोग होंगे। जो छोटे गांव होंगे हो सकता है वहाँ केवल 100 लोग रहते हों, और गांव के इलाकों में हर 40,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो मतलब ये पूरे चांसेस है कि कुछ ऐसे गांव होंगे जहाँ डॉक्टर होगा ही नहीं। अगर वहाँ कोई बीमार पड़ा तो डॉक्टर के पास जाना है तो 10 किलोमीटर दूर या 12 किलोमीटर दूर या फिर 5 किलोमीटर दूर कोई इस विलेज में डॉक्टर मिल जाएगा, ये सोच के हम जाते हैं। अब तो चलिए कम से कम फ़ोन की फैसिलिटी आ जाती है, तो आदमी पहले फ़ोन करके पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं है। पहले तो फ़ोन की फैसिलिटी भी नहीं थी, तो एक बीमार आदमी को टांगे पे लिटा के जैसे तैसे दूसरा हॉस्पिटल दूसरे गांव में पहुंचते थे डॉक्टर के पास, पता चलता था डॉक्टर शहर गया है, तो इंसान वहीं मर जाता था। मतलब इस हद तक हालात खराब थे। तो जो इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में ज़रूरत है और उसके हिसाब से जो एलोकेशन है, उसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है। अब भाई इंडिया में अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की बात करो तो देखिए आसान काम नहीं है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जो ज़्यादातर लोग गांव में रह रहे हैं, उनके पास किसी प्रकार का मेडिकल एक्सेस नहीं है। अगर वो सीरियसली बीमार पड़ जाते हैं या उनको कोई इंजरी हो जाती है, तो वही इंजरी या वही बीमार पड़ना अगर उनको शहरों में होता और उनकी जेब में थोड़े भी पैसे होते तो वो बहुत आराम से इलाज करके घर पहुंच सकते थे। ये गरीबों के लिए जीने मरने का खेल हो जाता है। मेडिकल एक्सपेंसेस के चलते सबसे ज़्यादा गरीब आज की डेट में उधार के चलते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि एक बार अगर वो उधार में आया तो उधार में आता ही चला जाएगा। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि भाई हमारी हवा खराब है, हम सबको पता है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हम सबको पता है, और हम एयर पॉल्यूशन को एस्केप नहीं कर सकते। जर्नल लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ ने क्या बोला है कि भाई एयर पॉल्यूशन के चलते 2019 में 1.7 मिलियन डेथ्स हुई हैं इंडिया में, 17 लाख डेथ्स हुई हैं, और उसके चलते बिजनेसेस को नुकसान कितना हुआ है, $95 बिलियन का, विच इज अ लॉस ऑफ अराउंड 3% ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको एक ही चीज़ पता चलती है कि इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट आएगा वो किस पे आएगा? गरीबों पे आएगा। जो बहुत अमीर लोग हैं वो एसी के बाहर ही स्टेप नहीं करते, तो बाहर हवा गंदी है उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मैक्सिमम टाइम एसी में ही बीतता है। उस एसी से जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, उसका नुकसान उन लोगों को झेलना है जो बाहर की हवा में लगातार सांस ले रहे हैं, और वो ज़्यादातर गरीब लोग या कम पैसा कमाने वाले लोग भी होते हैं। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक चीज़ की तरफ बहुत ध्यान जाता है कि भाई कोविड-19 के बाद एक चीज़ को सीरियस कंसीडरेशन देना चाहिए, और वो है इंडियन नेशनल हेल्थ सर्विस। और इस रिस्पेक्ट में पहले भी नेशनल पब्लिक डिस्कशन हो चुका है। 1946 में एक सिविल सर्वेंट थे सर जोसेफ भूरे, जिन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक डिटेल्ड प्रपोजल सबमिट किया कि देश में एक नेशनल हेल्थ सर्विस बनाई जानी चाहिए, और ये नेशनल हेल्थ सर्विस कुछ कुछ वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि एक ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस उस समय पे बन रही थी। उस समय पे ब्रिटेन में लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिल रहा था ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस को, और कुछ इस प्रकार की हेल्थ सर्विस इंडिया में बनाने की बात कर रहे थे। तो इंडिया में आईएएस बनना था, आईपीएस बनना था, तो इंडिया की नेशनल हेल्थ सर्विस भी बना दो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इस बात को उस समय पे अप्रूवल नहीं मिला।
बोरे ने यहाँ पे ये बोला कि जो हेल्थ सर्विस बनेगी इसमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेडिसिन को भी कहीं ना कहीं हर लेवल पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो ब्रिटेन का प्लान था 1930s में ड्राफ्ट हुआ, और उसके बाद आप देखोगे कि ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं जो पोस्ट वॉर उनकी सोशल डेमोक्रेसी थी उसको बड़ा अच्छा किया। वॉर के बाद की जो सोशल डेमोक्रेसी थी ब्रिटेन की, कहीं ना कहीं उसमें ये जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर वाली जो चीज़ थी उसको ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस ने कहीं ना कहीं पूरा किया। ब्रिटेन में एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्टेट बना और यूनिवर्सल फ्री पब्लिक हेल्थ सर्विस दी गई, और एक ऐसी यूनिवर्सल फ्री पब्लिक हेल्थ सर्विस जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी सपोर्ट कर रही थी। तो भले ही ब्रिटेन में कैपिटलिज्म है, लोग टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है उस पैसे की मदद से इस यूनिवर्सल फ्री पब्लिक हेल्थ सर्विस को फंड किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस के लिए एनएचएस को रिक्रूट करना बहुत ज़रूरी था, ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस को रिक्रूट करना बहुत ज़रूरी था। अब सोचिए, इंडिया में आईएएस आईपीएस जैसा एक कैडर, कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स में जा जाके ये चेक करेंगे कि भाई सही तरीके से लोगों को मदद मिल रही कि नहीं मिल रही। अभी के लिए क्या होता है, आप एसडीएम हो, आप डीएम हो, तो किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके आप सीएमओ से मिलोगे, उससे पूछोगे साहब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तुम ठीक से कर रहे हो काम, नहीं कर रहे हो। लेकिन एक स्पेशल सर्विस केवल इस काम के लिए बना दी जाए जो कि जा जाके ये देखे कि हाँ सच में भाई लोगों के लिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव इफेक्ट तो देखिए आएंगे ही आएंगे। अब ब्रिटेन में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखो कैसे आया। ब्रिटेन में भाई माइटी अचीवमेंट हुआ पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिक्स एंड द प्रोविजन ऑफ टॉप क्लास यूनिवर्सल हेल्थ केयर ट्रेनिंग रिसर्च एंड चेंजिंग एंगेजमेंट विद द पब्लिक एज सोसाइटी चेंजेस। तो भाई कहीं ना कहीं फ्री पब्लिक हेल्थ केयर जो प्रोवाइड की गई ब्रिटेन ने, उसने ब्रिटेन की हर एस्पेक्ट के, उनकी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट के ऊपर इफेक्ट डाला। और इस पब्लिक हेल्थ सर्विस को किसके थ्रू फंड किया गया, जनरल टैक्सेशन के थ्रू जो पैसा आ रहा था उसके थ्रू फंड किया। तो जो बजट था, जो पैसा आता था, उससे जनरल प्रैक्टिशनर्स को पेमेंट की गई। तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं था कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स थे वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और वो एनएचएस के अंदर भी आके पेशेंट्स को देखेंगे। एनएचएस के अंदर जो पेशेंट्स को देखेंगे उसके लिए पैसा कौन देगी, उसके लिए पैसा सरकार देगी। और इस रिस्पेक्ट में स्कॉटलैंड जैसे इलाकों में, वेल्स जैसे इलाकों में, नॉर्दर्न आइलैंड जैसे इलाकों में ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं ना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। आप सोचिए, स्कॉटलैंड में इतने लंबे समय से एक मूवमेंट चला इंग्लैंड से अलग होने का, नॉर्दर्न आइलैंड में एक मूवमेंट चला इतने लंबे समय से इंग्लैंड से अलग होने का, तब भी ये आइलैंड्स आज की डेट में ब्रिटिशर्स के पार्ट क्यों हैं, यूनाइटेड किंगडम के पार्ट क्यों हैं? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड के लोग भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो इंग्लैंड के हिस्से बने रहें, क्योंकि इंग्लैंड के साथ रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। इंग्लैंड एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है और अपने देश के लोगों के लिए उसने एक प्रकार का वेलफेयर स्टेट यहाँ पे बना रखा है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो इस पूरे वेलफेयर स्टेट के लिए पैसा कौन दे रहा है, यूनिवर्सल फ्री पब्लिक हेल्थ केयर के लिए पैसा कौन दे रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश पब्लिक जो टैक्स भरती है तो उसके थ्रू पैसा आता है। और ये जो नेशनल हेल्थ सर्विस है ब्रिटेन की, इसमें 1.1 मिलियन का स्टाफ है, 11 लाख लोग का स्टाफ है। तो आप कह सकते हो कि जो एनएचएस है दिस इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला जो एम्प्लॉयर है वो है एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ यूके। और ओवरऑल अगर आप यूके का एक्सपेंडिचर देखो हेल्थ पे, तो 7.6% ऑफ जीडीपी। यूके और इंडिया की जीडीपी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट कहीं ना कहीं यूके अपनी जीडीपी का 7.6% खत्म करता है अपनी लिमिटेड आबादी के लिए, और हम अपनी अनलिमिटेड आबादी 140 करोड़ की आबादी के लिए केवल 1% ऑफ जीडीपी खत्म कर रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में फ़र्क तो हमको नज़र ही आ रहा है, हालात हमारे कितने गंदे हैं ये तो हमको नज़र आ ही रहा है। तो ये सब बातें आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुई हो। तो हमारे देश में भी कुछ इस प्रकार की अगर नेशनल हेल्थ सर्विस बन जाती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये पता है कि एक नेशनल हेल्थ सर्विस अगर इस प्रकार की बनती है तो उसमें पैसा बहुत ख़त्म करना पड़ेगा, और सरकार बहुत लिमिटेड एलोकेशन करना चाहती है हेल्थ सेक्टर को। गरीब आदमी मर रहा है, मरने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके। और ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है कहना कि सरकार करना नहीं चाहती। एक्चुअली में सरकार के हाथ में जो काबिलियत है ना, जो पैसे हैं ना, वो काफ़ी कम है। लेकिन सरकार एक चीज़ बहुत गलत कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राइवेटाइज करना। और सरकार केवल मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं, मेडिकल एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, और एक लिमिट से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन काउंटर प्रोडक्टिव होता है, ये बात हम सबको पता है। अगले आर्टिकल चलते हैं, नॉट ऑल क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है,
द कॉल फॉर रिफॉर्म्स टुडे लीव्स आउट द स्टेक होल्डर्स विच माइट अंडरमाइन द वेरी पर्पस ऑफ रिफॉर्म्स। अगर आप बात करो तो 30 साल बीत चुके हैं टू द लैंडमार्क इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमारे देश में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को मेथोडोलॉजी को बदलने वाले 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स को 31 साल बीत चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि 1991 की जो क्राइसिस थी और 2021 की जो क्राइसिस थी, इसमें एक चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है कि भाई सीवियर ग्रोथ क्राइसिस है। 1991 में भी हमारी इकोनॉमी घट रही थी, 2021 में भी हमारी इकोनॉमी घट रही है। तो इस रिस्पेक्ट में कुछ सवाल यहाँ पे आने चाहिए। पहला सवाल, इस क्राइसिस ऑफ प्री रिक्विजिट फॉर रिफॉर्म्स, मतलब कि क्या अगर कोई बहुत मेजर क्राइसिस आई है तो वो मेजर क्राइसिस किसी अंडरलाइंग रीजन की वजह से आई होगी, तो उस अंडरलाइंग रीजन के रेजोल्यूशन के लिए क्या रिफॉर्म करना ज़रूरी है। दूसरा, गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इन 2021, आर रिफॉर्म्स कैपेबल ऑफ रिज्यूविनेटिंग द इकोनॉमी और दे विल पुश द इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रोथ फटीग। मतलब कि 2020-21 में ऑलरेडी जो हमारी 10% इकोनॉमी नीचे गई है, क्या रिफॉर्म करने से इकोनॉमी ऊपर जाएगी या ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा देगी। इस रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है 1991 और 2021 का जो इकोनॉमिक हालत थी उससे, और रिफॉर्म्स यहाँ पे किस प्रकार से काम कर सकते हैं उसका। तो वही बता रहा है रिफॉर्म्स के बारे में कि देखिए, इट इज़ नॉट वेरी कॉमन टू डिपार्ट फ्रॉम इनिशिएटिंग इंक्रीमेंटल पॉलिसी चेंजेस टू मेकिंग फंडामेंटल शिफ्ट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी। बिग बैंक्स policy reforms often face hurdles in the terms of rules and routines. Overcoming these efforts requires effective conviction. क्या बोला जा रहा है कि भाई देखिए, इंक्रीमेंटल पॉलिसी चेंजेस कुछ इस प्रकार से लेके आना कि आप हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जिस प्रकार से काम करती है उसके बेसिक सेंस को ही बदल दो। तो इकोनॉमिक पॉलिसी जिस प्रकार से काम कर रही है उसके बेसिक सेंस को ही बदल दो, इसके लिए आपको बड़े ज़बरदस्त पॉलिसी चेंजेस लाने पड़ेंगे, और ये करना काफ़ी कॉमन नहीं है। क्योंकि जो बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स लाते हैं, जब आप उनको लेके आते हो तो काम को करने का तरीका ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आए तो पुराने सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज सब हट गए। आपने काम करने के तरीके को ही बदल दिया, और ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। और इस प्रकार के रिफॉर्म्स को लाने के लिए एफर्ट और कन्विक्शन चाहिए। जीएसटी को लागू करना, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो इस रिस्पेक्ट में जब आप कोई नया रेडिकल चेंज लेके आ रहे होते हो तो आपको ये बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उस रेडिकल चेंज से पहले जो पहले से पॉलिसी बनी हुई है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी अप्रोचेस हैं दे हैव ब्रोक डाउन, उनकी लेजिटिमेसी में कुछ प्रॉब्लम है, उनके काम करने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है। चूंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो नए रेडिकल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो इस रिस्पेक्ट में नए प्रपोजल्स और नई पॉसिबिलिटीज़ इकोनॉमी और सोसाइटी पे फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस डाल सकती हैं, और इन फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस को लाने के लिए आपको अपने स्टैंड को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अब क्या कोरोना क्राइसिस में चीज़ें जस्टिफाई हो रही हैं? अब देखिए, viewed from a sectoral perspective, during a crisis, the services delivered by some sectors do not meet societal expectations, which in turn sets the stage for institutional reforms to enhance the credibility and legitimacy of these sectors. कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एक क्राइसिस के दौरान हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर सही तरीके से परफॉर्म ना कर रहा हो। तो अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ बेसिक चेंजेस लाने। फॉर एग्जाम्पल 1960s में इंडिया में एक फूड क्राइसिस आई थी, और उस फूड क्राइसिस के चलते देश भर में लोगों के पास खाने तक की कमी होने लगी थी। तो इस रिस्पेक्ट में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिस्पॉन्स लाने की ज़रूरत थी, और वो किस फॉर्म में आया? ग्रीन रेवोल्यूशन के फॉर्म में। तो दैट वाज अ बिग रिफॉर्म। तो इस रिस्पेक्ट में आपको समझना ये पड़ेगा कि एक पॉलिसी मेकर के लिए जो क्राइसिस होती है ना, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर कह लीजिए कि एक ऐसा मौका होता है जिस समय पे उस पॉलिसी मेकर से बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हुए नज़र आते हैं कि आप चीज़ों को चेंज करिए, अब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं। और इस रिस्पेक्ट में जब क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ पे उस क्राइसिस की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर भी ये चेंज करना चाहेगा, और जिन लोगों के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई होगी कहीं ना कहीं वो भी इस बात को एक्सेप्टेंस देंगे। तो इस रिस्पेक्ट में जब क्राइसिस आती है, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जो भी चेंजेस सरकार कर रही होती हैं उसका वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस होता है। लोगों को भी पता होता है कि इसके थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बट कॉन्सिक्वेंसेस झेल लो, क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ जब जीएसटी आया था तो लोगों को ऐसा ही लगा था। लेकिन इस रिस्पेक्ट में ये समझ लेना कि जब भी क्राइसिस आई है तब भी आपको रिफॉर्म्स करने ही करने हैं, ये बिल्कुल गलत है।
तो मतलब कि एक लीनियर रिलेशनशिप समझना क्राइसिस और रिफॉर्म्स के बीच में, कि क्राइसिस आई और आपको रिफॉर्म्स करने हैं, ये बात मैंडेटरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि होता यह है कि जब आप क्राइसिस लेके आते हो तो जो स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ऑब्वियस ही बात है फिर रिफॉर्म लेके आओगे तो ऑलरेडी जो चीज़ें जैसी चलती चली जा रही हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो उस ब्रेक डाउन के चलते बहुत सी इनस्टेबिलिटी आती है, बहुत इरेटिक चेंजेस आते हैं, अनसर्टेनिटी सी आ जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां होती हैं। लोगों का दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका, रूल्स और रूटीन्स के साथ जो लोग ऑलरेडी एडजस्टेड हैं उनको अपने रूटीन को बदलना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आने लगती हैं जब क्राइसिस आती है। तो इसी रिस्पेक्ट में अब 1991 की क्राइसिस को 2021 की क्राइसिस से कंपेयर किया जा रहा है। 1991 की जो क्राइसिस थी उसके जो फैक्टर्स थे, उसकी जो वजहें थी, वो थे बेसिकली एंडोजेनस फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि इकोनॉमिक सिस्टम को, हमारे सिस्टम को अंदर से तोड़ रहे थे। हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने किसी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करी नहीं, और हम दुनिया से compete कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारा क्लोज सिस्टम बाहर के इनोवेशन को अंदर नहीं आने दे रहा है। तो जो फैक्टर्स थे कहीं ना कहीं अंदर से गलती थी। ये जो कोरोना की क्राइसिस आई है 2021 में, ये एंडोजेनस नहीं है, दिस इज एक्सोजेनस। इसका इम्पैक्ट बाहर से आया है, और इसका इम्पैक्ट केवल इंडिया पे नहीं पूरी दुनिया पे पड़ा है। जब इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी तो कहीं ना कहीं उसको आप इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम बोल सकते हो। उस समय पे वेस्टर्न कंट्रीज सामने प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये कोरोना की क्राइसिस दुनिया भर की ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो प्रेजेंट केस में अगर आप कोई पॉलिसी डिसीजन ले रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। चूंकि जिस समय पे 1991 था उस समय पे दुनिया पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, इंडिया पे इम्पैक्ट आ रहा था। तो दुनिया का जो इकोनॉमिक सेटअप था वो बना हुआ था, उस सेटअप के हिसाब से इंडिया अपने रिफॉर्म्स लेके आ सकता था, और हमने किया। लेकिन अभी कोरोना के समय पे अगर हम कोई स्टेप लेते हैं, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी लेके आते हैं, तो इस रिस्पेक्ट में केवल हमारी डायनेमिक्स नहीं पूरी दुनिया में डायनेमिक्स बदल रही है। तो हमें दुनिया की चेंजिंग डोमिनेंस के हिसाब से अपने पॉलिसी रिस्पॉन्सेस को लेके आना पड़ेगा। तो इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा कि देखिए 1991 में एक सेमी फिक्स्ड टेम्पलेट तैयार था। कहने का मतलब हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, और दुनिया भर में जो ओपन इकोनॉमीज थी वो फल फूल रही थी, क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस फल फूल रहे थे। तो हमने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। इस मिक्स्ड इकोनॉमी में ओपन इकोनॉमी के फीचर्स थोड़े ज़्यादा थे, समझ गए। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे ये जो ओपन इकोनॉमी वाला कंसेप्ट था, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कंसेप्ट था, ये हमारे सामने एज एन अल्टरनेटिव अवेलेबल था 1991 की क्राइसिस के दौरान। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कोरोना के क्राइसिस के समय पे ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है कि बाकी दुनिया के लीडर्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से आगे आने वाले समय में डिसीजंस लेंगे, चीज़ें कैसे इवॉल्व होंगी। तो अनसर्टिनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि 2021 में एक कंट्री स्पेसिफिक पैकेज लेके आना रिफॉर्म्स का, खासकर कोरोना के क्राइसिस के व्यू पॉइंट में बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। इसमें दो अनसर्टेनिटीज हैं। क्या अनसर्टेनिटीज हैं? द फर्स्ट इज द अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यूज विच वुड लिमिट द पब्लिक स्पेस फॉर इंटरवेंशंस। सरकार के पास आगे आने वाले समय में कितना पैसा आएगा, इस बात पे एक बहुत बड़ा सवाल है, इस बात पे एक बहुत बड़ा डाउट है। सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश कर रही है, और वो पॉलिसीज में नज़र आ रहा है। जबकि इस समय पे इकोनॉमिक डिमांड क्या बोलती है? और पैसा ख़त्म करो। इस पैंडमिक के चलते जो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हुई है, कहीं ना कहीं इस डिमांड को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में और पैसा पंप इन करने की ज़रूरत है। सरकार कम पैसा पंप इन कर रही है। सरकार को ये नहीं पता है कि डेवलपमेंटल स्कीम्स और सोशल वेलफेयर स्कीम्स को और इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास आगे आने वाले समय में कितना पैसा आने वाला है। तो जब सरकार को पता ही नहीं है कितना पैसा आने वाला है, तो आगे के हम प्रोमिसेस कैसे कर सकते हैं, ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई ग्लोबल फैक्टर्स की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में हमको पता नहीं है। इंडिया की डिपेंडेंस ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा है। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमारी, आप कह सकते हो, जो डिपेंडेंस है ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बढ़ गया है। हम बहुत हद तक चाइना के इंपोर्ट्स पे, यूएस के इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। अगर ये इंपोर्ट्स आने बंद हो गए तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने की जो हमारी काबिलियत है वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक लिमिट से ज़्यादा हम चाइना पंगा नहीं ले पाए। इतना एलएसी का स्टैंड ऑफ चल रहा था। अभी इतने एलएसी की स्टैंड ऑफ के बाद, हमारे 20 जवान शहीद होने के बाद,
अगर हमारे पास ये स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी होती कि हम चाइना से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो खुद बना सकते होते, तो कहीं ना कहीं भाई हम खुद बनाते, चाइना के साथ ट्रेड बैन कर देते, लेकिन हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हम मजबूर थे। आज भी आप देखिए इंडिया के मार्केट में धड़ल्ले से वन प्लस के फ़ोन बिक रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। वो जो 20 जवान शहीद हो गए उनकी कोई याद नहीं कर रहा है। तो ये सैड रियलिटी है। इस रिस्पेक्ट में बात की जाए, 2021 की क्राइसिस का जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी है वो 1991 की क्राइसिस से बहुत ज़्यादा है। ना 2021 की जो क्राइसिस है धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट धीरे धीरे सामने आएंगे, एकदम से नहीं पता चलेंगे, धीरे धीरे आएंगे। इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल है, एक रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट आई है प्यू रिसर्च सेंटर की, जिसने बोला है कोरोना की ये महामारी के चलते इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर से गरीबी रेखा के नीचे चला गया है। वो लोग इंडिया में जो $2 से कम की इनकम कमाते हैं प्रतिदिन, उनका नंबर 75 मिलियन से बढ़ गया है, 7.5 करोड़ से बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और दुनिया भर में जितने भी लोग गरीब हुए हैं ना, 60% इंडिया में गरीब हुए हैं। तो अगर आप देखो 100 लोग पूरी दुनिया में गरीब हुए हैं तो इसमें 60 तो इंडिया में। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। जो हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है मनरेगा, मनरेगा के अंदर एकदम से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। 14 साल की हिस्ट्री का रिकॉर्ड टूट गया भाई। बहुत सारे लोगों ने मनरेगा के अंदर रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट मांगा। क्यों? क्योंकि भाई शहरों से तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो गाँव चले गए। अब गाँव से जल्दी शहर वापस जाना चाहते नहीं, तो मनरेगा में काम मांग रहे हैं। अभी मनरेगा में काम मांग रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, काम की डिमांड तो यहाँ पे बढ़ी जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट में ऑथर समेशन करके यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो कोरोना की क्राइसिस है ये 1991 की क्राइसिस नहीं है। 1991 की क्राइसिस के सामने किसी भी तरह से रिफॉर्म करके लड़ लिया, बट ये जो कोरोना की क्राइसिस है ये बहुत अलग प्रकार की क्राइसिस है। इस क्राइसिस के पहले इन डेप्थ फैक्टर्स को समझना पड़ेगा और इस रिस्पेक्ट में 3 क्लस्टर ऑफ फैक्टर को काम करना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिसी मेकर्स को और इम्प्लीमेंटर्स को। तो मतलब ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस और हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है, इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तब शायद ग्राउंड लेवल पे हम कुछ अच्छा कर पाए। ये बात यहाँ पे बताई जा रही। तो एक कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू पॉइंट दिया हुआ है। आई होप आपको ये व्यू पॉइंट समझ में आया हो। नेक्स्ट बात करते हैं, एडटेक नीड्स एंड एथिक्स पॉलिसी, द प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज एडटेक एप्स फॉर लर्निंग इज एट रिस्क। क्या बताया जा रहा है? हमारे देश में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी है। जिस प्रकार से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूरोप में, जिसको बोला जाता है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, कुछ उस प्रकार का कोई भी फ्रेमवर्क डाटा प्रोटेक्शन को लेकर इंडिया में नहीं है। और एडटेक के ऊपर लोगों का फोकस भी अभी बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना क्राइसिस के चलते सब लोग घर में बंद हैं। तो घर में बंद है तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऐप्स का प्रयोग कर रहे हैं लर्निंग के लिए, और ये उनकी प्राइवेसी में इन्वेड कर रहा है। कैसे इन्वेड कर रहा है? तो देखिए, ये एडिटिव ऐप्स हैं, काफ़ी पॉपुलर हो गए। स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे ऑनलाइन कोई भी पढ़ाने का ज़रिया हो, सब लोग भाई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, यूट्यूब आपके फ़ोन में, ट्विटर आपके फ़ोन में, चलिए ट्विटर सोशल, ये फेसबुक तो चलिए मान लीजिए कि अलग ऐप्स हैं। यूट्यूब के थ्रू आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो और भी बहुत प्रकार की वीडियोस देखते हो। एडिटिव ऐप्स, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो जनरल नाम लेने वाली बात हो जाएगी, लेकिन बहुत है। तो उस रिस्पेक्ट में आप देखो कि ये जो पर्टिकुलर ऐप्स हैं ये आपके फ़ोन में है, क्या ये आपके फ़ोन का डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियस ही बात, आपके फ़ोन का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इन एडटेक ऐप्स ने भले ही एजुकेशन को आपके घर तक, आपके बेड तक, आपकी टेबल चेयर तक पहुंचाया है घर के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके प्राइवेट स्फीयर में भी घुस रहे हैं। कैसे घुस रहे हैं? तो इस रिस्पेक्ट में आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी डिवाइसेस या जितने भी ऐप्स हैं, जीपीएस मान लीजिए, गायरोस्कोप है, एक्सेलरोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है, बायोमेट्रिक सेंसर है, कैमरा है, माइक्रोफोन्स हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी लोकेशन का एक्सेस है। कई बार आप देखोगे कि आपके ऐप्स आपकी लोकेशन का एक्सेस मांगते हैं। आपकी बॉडी में क्या चल रहा है ये तक इन ऐप्स को पता चल जाएगा। और फिर ये ऐप्स इस प्रकार की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे कि भाई आगे अपने ऐप को सुधारने की कोशिश करेंगे, वो तो ठीक है, और प्रोडक्ट स्पेसिफिकली बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब लोगों को जो चाहिए वो बनाने की कोशिश करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, गूगल हमारे ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और उसके हिसाब से हमको ऐड दिखाता है, लेकिन ये ऐप कोई ऐड तो दिखा नहीं रहे। ये ऐप बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमको चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो हम किस प्रकार के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं ये इस बात को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे
हमें शायद आगे आने वाले समय में इस प्रकार का ही कंटेंट प्रोवाइड करें, लेकिन हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस हद तक किसी के पास पहुंचना इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्या ये बात सही है? कुल मिला के ये ऐप्स हमारी वो बातें, हमारी प्राइवेट स्पेसेस की वो बातें इन टेक्नोलॉजी जाइंट्स तक पहुंचा देती हैं जो नॉर्मल कोर्स में किसी को भी पता नहीं चलेगी। ओके, नॉर्मल कोर्स में देखिए, आप जो चीज़ ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हो वो आपका पर्सनल प्रेरोगेटिव, आपको पसंद है ऑनलाइन सर्च करना, आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो। आप जो ऐप्स डाउनलोड कर रहे हो, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट उसमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पढ़ाई की ऐप डाउनलोड की और उससे आपने पढ़ा, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने फ़ोन में बाकी जो कुछ भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसका भी डाटा इन ऐप्स में जाता है। और उस रिस्पेक्ट में जो ये ऐप मेकर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, उनको पता चल जाता है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन। तो ये जो रिसर्चर्स होते हैं ना, जो बेसिकली इन ऐप्स को बनाते हैं, इन रिसर्चर्स को ऐप्स बनाने को बोलता कौन है? कोई बड़ी कंपनी बोलती है। अब यहाँ पे अगर एक बड़ी कंपनी रिसर्चर को एक ऐप बनाने को बोल रही है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे नियम कानून, कुछ ऐसे रेगुलेशंस डालने चाहिए, ऑथर बोल रहा है, जिसमें कुछ एथिक्स रूल्स हो। तो कुल मिला के कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर्स अगर कोई ऐप बना रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में प्रॉपर आप कह सकते हो कि एक कमेटी बनानी चाहिए सरकार के द्वारा। उस एथिक्स कमेटी के पास जाके आप जो ऐप बना रहे हो उसमें क्या क्या आप यूज़र का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, ये सब आपको उस कमेटी से अप्रूवल लेना चाहिए। कुल मिला के बोला ये जा रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी ऐप के थ्रू पढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल किसी एक पर्टिकुलर ऐप के थ्रू अपने बच्चों को घर बैठे बैठे पढ़ा रही है, तो वो जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो ऐप है, वो बच्चों का क्या डाटा कलेक्ट कर रही है, इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं स्कूल को भी पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस बच्चे के पेरेंट्स को पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल टीचर को पता होना चाहिए। तो कुल मिला के एक ऐप एक पर्टिकुलर स्कूल की एजुकेशनल सर्विसेज किसी बच्चे को प्रोवाइड कर रही है, तो वो बच्चे का क्या डाटा खींच रहे हैं अपनी तरफ, किस प्रकार से खींच रहे हैं, कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इन डाटा का पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, ये सब कहीं ना कहीं सारे स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए, तब जाके रियल डाटा प्रोटेक्शन हो पाएगा। बट आज की डेट में चूंकि इस एडटेक इंडस्ट्री में बहुत पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको पता है कि डाटा मैनेजमेंट सीधे सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा खींचो, क्योंकि डाटा इज़ मनी। नॉलेज, आज की डेट की इंडस्ट्री में नॉलेज इज़ द पावर। एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप जितना ज़्यादा जानते होगे, उतना ही ज़्यादा आप उस डाटा को मोनेटाइज कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको उसके पर्सनल फील्ड में घुसना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेयर दिस एडटेक इंडस्ट्री इज़ बिकमिंग डेंजरस। ये जो इंट्रूजन है प्राइवेसी का, ये एक्चुअली सीधे सीधे समझ में नहीं आता। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा नॉर्म है जो किसी भी हाल में वॉयलेट नहीं होना चाहिए, और वो है द कंसेप्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये जो कंसेप्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, ये किसी भी हाल में वॉयलेट नहीं होना चाहिए, और ये तभी वॉयलेट नहीं होगा जब तक यूरोप जैसा कोई जीडीपीआर हमारे पास नहीं आ जाता। यूरोप में जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ना, जब तक कुछ इस प्रकार का लॉ या नियम हमारे देश में नहीं आता, तब तक ये जो रिसर्चर्स हैं ये इस प्रकार की ऐप बनाते रहेंगे कि लोगों का डाटा चुरा सके। इनफैक्ट केवल एजुकेशन इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में इंडिया में जो यूजर्स हैं उनका डाटा चुराया जाता है। हर इंडस्ट्री में हर ऐप ऐसा करती है, और उसकी वजह यह है कि हमारे देश में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, पहली बात, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारी सरकार ने प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं बना रखे। ये दो वजह हैं यहाँ पे। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे विक्रम विंसेंट साहब ये बोल रहे हैं कि जो एडटेक कंपनीज हैं, जब भी ये अपनी ऐप बनाएं, उस ऐप को बनाने में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए एजुकेटर्स का, रिसर्चर्स का, लर्नर्स का, पेरेंट्स का, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का। उस पॉलिसी ड्राफ्ट को ऑफलाइन ऑनलाइन सर्कुलेट करिए, उस पर डिस्कशंस लीजिए, क्रिटिसिज्म लीजिए, प्रॉपर फेयरनेस सेफ्टी होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि अगर वो किसी पर्टिकुलर ऐप को इस्तेमाल कर रहा है तो वो ऐप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या डाटा और कितना डाटा खींच रही है, किस हद तक उसके प्राइवेट स्पेस में वो पर्टिकुलर ऐप या उससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी इंटरफेयर कर रही है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे लॉजिक है, और यहाँ पे मैं अपना एडिटोरियल डिस्कशन खत्म करता हूँ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।